ईस्ट इंडिया कंपनी एक मामूली सी कंपनी, इसने आगे चल के पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। इंडिया जो उस वक्त दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रीजन्स में से एक था, उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा पीछे, जब पूरे इंडिया पे मुगल्स का राज था और मुगल्स इंडिया की सुपर पावर थे। उस वक्त इंडिया दुनिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था और पूरी दुनिया में चीजें एक्सपोर्ट करता था, जबकि इंडिया के कंपैरिजन में बर्तानिया एक मामूली सा मुल्क था और पूरे यूरोप की इकोनॉमी मिलके भी इंडिया की इकोनॉमी का सामना नहीं कर सकती थी। उस वक्त यूरोप में स्पाइसेस यानी मसालों की बहुत डिमांड थी और हॉलैंड के डच ईस्ट कंट्री से मसाले लाके यहां पे बहुत महंगे दामों में बेचते थे, जिसे ब्रिटिशर्स बहुत तंग आ गए थे। तो इसलिए लंदन के कुछ ट्रेडर्स ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक अपनी कंपनी शुरू करें और खुद मसाले लाके यहां पे बेचते हैं, इससे हमारे साथ हमारी कंट्री को भी फायदा होगा। तो पूरी दुनिया में ट्रेडिंग करने के लिए वो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं और उनको अपना सारा बिजनेस प्लान बताते हैं। तो क्वीन इनके प्लान से बहुत इंप्रेस होती है और सोचती है कि अब पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद क्वीन उनको परमिशन दे देती है कि जाओ और जाके अपना बिजनेस शुरू करो। उसके बाद ईस्ट इंडिया अपना एक जहाज लेके इंडोनेशिया के एक आइलैंड में चली जाती है। लेकिन ईस्ट इंडिया तो इंडोनेशिया में आई थी, तो फिर उसने इंडिया पे कैसे कब्जा किया? यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एक्चुअली जब ईस्ट इंडिया इंडोनेशिया में आई तो वहां पे डच ट्रेडर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था और पूरी ट्रेड पे डच का राज था। इस वजह से ईस्ट इंडिया को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा और अपनी पोजीशन मेंटेन करने में उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आई। उसके बाद डचेस ने उनको इंडोनेशिया से भगा दिया। तो फिर ईस्ट इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में चलते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जहाज लेके इंडिया में पहुंचती है। अब ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि अगर उनको इंडिया में ट्रेड करना है तो मुगल्स के साथ बना के रखनी पड़ेगी। इसलिए ईस्ट इंडिया का डायरेक्टर मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाता है और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है, साथ उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड शुरू करे। लेकिन उस वक्त इंडिया में पोर्चुगीज पहले ही ट्रेडिंग शुरू कर चुके थे और जहांगीर उनके साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनको मना कर देता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया के लिए दरवाजे फिर से बंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया के डायरेक्टर्स इंग्लैंड के बादशाह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बंदा भेजे तो शायद मुगल्स मान जाए। तो इंग्लैंड का बादशाह अपनी तरफ से एक ऑफिशियल एम्बेसडर भेजता है, इसका नाम थॉमस था। थॉमस एक बहुत ही चालाक और ज़हीन आदमी था। वो जहांगीर के पास जाता है और उसको अपने फायदे बताने के बजाय जहांगीर को उसके फायदे बताता है कि ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेडिंग करने में मुगल्स को क्या क्या फायदे होंगे। तो जहांगीर को थॉमस की बात समझ में आ जाती है और वो ईस्ट इंडिया को लिमिटेड एरियाज में ट्रेडिंग की इजाजत दे देता है। शुरू में तो ईस्ट इंडिया को कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुख्तलिफ इलाकों के साथ रिलेशंस बना के अपनी फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी और सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया बिल्कुल स्टेबल हो गई थी। अब ईस्ट इंडिया के अंदर ट्रेड तो कर रही थी, लेकिन उनको सिर्फ सी पोर्ट्स में ट्रेडिंग की इजाजत थी और मुगल्स उनको इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। उस वक्त इंडिया में बंगाल का इलाका सबसे पावरफुल और रिच इलाका था और ब्रिटिशर्स ये अच्छी तरह जानते थे कि बंगाल का इलाका उनको वो फायदे दे सकता है जो पूरे इंडिया में कोई और इलाका नहीं दे सकता। इसलिए वो बंगाल के गवर्नर के पास जाते हैं और उसे किसी ना किसी तरह ट्रेनिंग के लिए मना लेते हैं
और एक छोटे से इलाके में अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर देते हैं। फिर इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया का एक नया डायरेक्टर आता है जो बहुत ही मूडी और इगोइस्टिक बंदा था। वो बंगाल के अंदर मुगल्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए बंगाल का गवर्नर उससे बहुत ही नाराज हो जाता है और ईस्ट इंडिया के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा देता है, जिससे ईस्ट इंडिया का डायरेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम मुगल्स का सिस्टम पार देंगे। और फिर वो अपनी फौज लेके मुगल्स के ऊपर हमला करता है। उस वक्त मुगल एम्पायर पे औरंगजेब का राज था और औरंगजेब अपनी गद्दी पे बैठे बैठे ब्रिटिशर्स को हरा देता है। जंग के बाद मुगल्स ने ईस्ट इंडिया की सारी फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया था और उनके लोगों को कैद कर लिया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप के अंदर अपने चेयर्समैन को पैगाम भेजती है और कहती है, अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। अब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि अगर वो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको मुगल्स के साथ बना के रखनी पड़ेगी, जिसलिए वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और कई साल तक उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद उनको माफ कर दिया जाता है। इसके बाद औरंगजेब के मरने तक ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप इंडिया में ट्रेडिंग करती है और इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। कुछ सालों के बाद औरंगजेब फोत हो जाता है और औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर टूटने लगती है। ये वो वक्त था जब कुछ लोग शराब, औरतों और गाने बाजों में अय्याशियां कर रहे थे और कुछ लोग गद्दी के लिए एक दूसरे का ही सर काट रहे थे। जिसकी वजह से मुगल्स बहुत ही कमजोर पड़ने लगे थे और मुगल्स के बहुत से इलाके इंडिपेंडेंट हो गए थे और उन्होंने मुगल्स को टैक्स देने से इनकार कर दिया था, जिससे मुगल्स की इकोनॉमी गिरने लगी थी। अब इस सारी मूवी को दूर बैठा ब्रिटिशर बहुत ही मजे के साथ देख रहा था और उसने सोचा कि इंडिया में झंडे गाड़ने के लिए अब ये बिल्कुल सही वक्त है। This is where we fight. तो ब्रिटिशर्स उस वक्त से मुगल बादशाह के पास जाते हैं और उसको बहुत से गिफ्ट देके उसके करीब हो जाते हैं। जब मुगल बादशाह ब्रिटिशर्स से बहुत इंप्रेस हो जाता है तो तब ब्रिटिशर्स उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको बंगाल में ट्रेडिंग की इजाजत दे दे। तो होना क्या था, बादशाह उनको बंगाल में ट्रेड करने के लिए फुली परमिशन दे देता है और उनके लिए बहुत से टैक्सेस को भी माफ कर देता है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से बंगाल के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने बंगाल के अंदर अपने पांव मजबूत करने शुरू कर दिए थे। अब कुछ सालों के बाद बंगाल का नवाब फोत हो गया और उसके बाद बंगाल का एक नया नवाब बनता है जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बहुत ही खिलाफ था और उनसे बहुत नफरत करता था। उस वक्त बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मजबूत हो गई थी और उसने फिर से बंगाल की पॉलिसीज का इनकार करना शुरू कर दिया था और अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। तो तब सिराजुद्दौला ने यह सोचा कि अब बंगाल से ईस्ट इंडिया को निकालने का वक्त आ गया है। तो वो अपनी फौज लेके कलकत्ता में ईस्ट इंडिया की एक फैक्ट्री के ऊपर हमला कर देता है। उस फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लेता है और ईस्ट इंडिया के लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और अगले ही दिन बहुत से लोग मर जाते हैं। अब इसके बाद बंगाल से ईस्ट इंडिया के पांव कमजोर होने लगे और ब्रिटिशर्स बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि अगर उनको बंगाल पे कब्जा करना है तो सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को सिराज से लड़ने के लिए भेजा और जब दोनों फौजें बिल्कुल आमने सामने थी और लड़ने के लिए तैयार थी तो तब सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर ने गद्दारी कर दी और अपनी फौज लेके पीछे हट गया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि वो अकेले सिराज का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने सिराजुद्दौला के कमांडर और बहुत से दूसरे दरबारियों को खरीद लिया और उनसे वादा किया कि सिराज के बाद बंगाल की गद्दी उनको मिलेगी। तो अब होना क्या था, सिराजुद्दौला ये जंग हार गया और पूरे बंगाल पे अब मीर जाफर का राज था। लेकिन इनडायरेक्टली अब पूरे बंगाल पे
ब्रिटिशर्स राज करने लगे थे। जब ब्रिटिशर्स की बदमाशी हद से बढ़ने लगी तो मुगल्स और कुछ दूसरे नवाबों ने उनको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर दिया, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग भी जीत गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल और उसके आसपास के तमाम इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी सुपर पावर थी और अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो ईस्ट इंडिया के साथ मुकाबला कर सकता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया के रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का नवाब बना लिया और इसके बाद बंगाल के ट्रेड के साथ साथ बंगाल की पूरी गवर्नमेंट पे ईस्ट इंडिया का राज था। बंगाल के ऊपर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया ने वहां की अवाम पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, उनसे भर भर के टैक्स लिए। जो लोग मर जाते थे उनके रिश्तेदारों से उनके टैक्स लेते थे और अवाम गुर्बत में मरने लगी थी। और 1770 के कहत के बाद तो बंगाल बिल्कुल तबाह हो गया था। ब्रिटिशर्स किसानों से सस्ते में चीजें खरीदते और वही चीजें अवाम को बहुत ही महंगे दामों में बेचते थे। बल्कि कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख की वजह से मर गए थे। वो बंगाल जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच रीजन्स में से एक था, अब बिल्कुल तबाह हो गया था। बंगाल और इंडिया के दूसरे इलाकों से ब्रिटिशर्स ने जितना भी माल लूटा वो उसको इंडिया से यूरोप में ले गए और वहां पे जाकर उसको इन्वेस्ट किया। बल्कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो मिलियंस की इन्वेस्टिंग के लिए बर्तानिया ने इंडियंस की जेबों से पैसे निकाले और लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी बर्तानिया की तरफ से वर्ल्ड वॉर्स में लड़ने के लिए निकले। अब जब बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स डोमिनेट हो रहे थे तो वहीं पर मैसूर के अंदर एक नई ताकत मर रही थी। मैसूर के नवाब हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। एक्चुअली मैसूर के अंदर एक सी पोर्ट थी जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया की नजर थी, लेकिन हैदर अली और उसका बेटा ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वो किसी भी ब्रिटिशर को मैसूर के आसपास भी भड़कने ना देते और उस सी पोर्ट्स के जरिए फ्रेंच कंपनीज के साथ ट्रेड करते थे। शुरू में नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत बार उनको हराया और आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ये समझ गए कि इनको हराना आसान नहीं है, इसलिए बंगाल की तरह उन्होंने यहां भी टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादक को मैसूर की गद्दी का लालच देके खरीद लिया और फिर मराठा एम्पायर और निजाम हैदराबाद की मदद से टीपू के ऊपर हमला कर दिया और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है जिसपे फिर कभी बात करेंगे। टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिशर्स मैसूर का सारा खजाना और टीपू के मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट्स को उठा के यूरोप में ले गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के दूसरे इलाकों पे हमले शुरू कर दिए और मुगल्स के दिल्ली में भी कब्जा कर लिया और फिर मराठा एम्पायर जिसकी मदद से उसने टीपू सुल्तान को हराया था उसको भी तबाह कर दिया। अब इंडिया के अंदर जितनी भी छोटी छोटी एम्पायर्स और स्टेट्स थी उन सब के ऊपर ईस्ट इंडिया ने कब्जा कर लिया और कुछ ही वक्त के अंदर सारे इंडिया पे ईस्ट इंडिया का राज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही पंगे नहीं लिए बल्कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपनी मनमानी करने लगी थी और उसने ब्रिटिशर्स के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीद लिया था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया के खिलाफ होने लगी थी और वो समझ गई थी कि अगर ईस्ट इंडिया को खत्म ना किया तो इंडिया की तरह हमारी भी यही हालत होगी। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से ईस्ट इंडिया के इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया और इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया और द ग्रेट मुगल एम्पायर को भी खत्म कर दिया। अब हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया तो चली गई थी, लेकिन अब पूरे इंडिया पे डायरेक्ट
ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था।